सोने चांदी के बाजार में लगातार हो रही गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर यह गिरावट कब थमेगी और कब लें फ्रेश एंट्री? गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड का पूरा तकनीकी विश्लेषण, ग्लोबल फैक्टर्स जो कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं, और समझेंगे कि इस गिरावट में ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार। जतिन जी, गोल्ड सिल्वर में जो करेक्शन नमस्कार चल कमल रहा जी। है, क्या यह खत्म होने वाला है या अभी और गिरावट बाकी है? अ, देखिए कमल जी, थोड़ा सा गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो शेप अप हो रहा है, यूएस चाइना के बीच में जो ये ट्रूस चल रहा है, और एक साल का दौर भी एक्सटेंशन किया है कुछ शर्तों पर, जहां पर ट्रेड डील्स को लेकर के कुछ पॉइंट्स जो है वो और भी डिस्कस होंगे। और बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। उसमें से सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट दिया है, जहां पर यूएस के सोयाबीन को चाइना परचेज करेगी, और चाइना की तरफ से रेयर अर्थ जो है वो भी यूएस में और बढ़ेंगे सप्लाई जो है वो। तो ये जब छोटे मोटे जो ट्रेड अपडेट्स आए हैं यूएस चाइना के बीच से, इसके कारण से सोने को जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर देखने मिला है। और डॉलर इंडेक्स ने एक अपनी पॉजिटिविटी का रुझान दिखाया है इसके पीछे। और साथ ही साथ में गोल्ड सिल्वर और अन्य कमोडिटीज में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है। ये कब तक सेलिंग प्रेशर चलेगा और गोल्ड कितना अब्जॉर्ब करेगा, ये कहना अभी इतना इजी तो नहीं है। क्योंकि जो भी पॉइंटर्स जो सपोर्ट कर रहे थे गोल्ड को, अब थोड़े से प्रेशर दे रहे हैं। गोल्ड सिल्वर को डॉलर इंडेक्स सपोर्ट कर रहा था, अब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। फेडरल रिजर्व की तरफ से अनसर्टेनिटी की रेट कट जो है वो दिसंबर में होगी नहीं होगी, चांसेस है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर और गिरावट बढ़ भी सकती है और थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ सकती है। सो पॉइंट ये कंक्लूजन पे आता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो दोनों तरफ आपको देखने मिल सकती है। तो ये यानी तो इस ऐसा समझे कि बाजार को जो रवैया है वो ढुलमुल यानी साइडवेज जैसा रह सकता है कि कभी घट गया कभी बढ़ गया। जी बिल्कुल। क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, जहां पर किसी चीज को उल्लेख जो है वो कहीं पॉजिटिविटी के साथ भी देखा जा सकता है, या किसी चीज का अपडेट जो है वो नेगेटिविटी के साथ भी देखा सकता है। मसलन डॉलर इंडेक्स जो है अपनी चाल अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखें तो वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिलना चाहिए। तो वो जहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो वो तुरंत गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसी के सामने फेडरल रिजर्व की तरफ से जब भी स्पीचेस आएंगे, तो अब नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव साइड की स्पीच आएंगे, जब तक यूएस शटडाउन ओपन नहीं होता और डेटा बाहर नहीं आते गवर्नमेंट के, नॉन फार्म पेरोल के डेटा कह लीजिए या अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कह लीजिए। तो जब तक ये सब का वर्णन नहीं होता और कैलकुलेशंस नहीं कर पाता फेडरल रिजर्व, तब तक इसको वो पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पाएंगे। जी। और जतिन जी, इधर चीन से खबर है कि उसने वहां गोल्ड परचेजिंग अकाउंट रिटेल्स के लिए खोलने पर रोक लगा दी है। उसका जी जी बाजार पे आप कोई असर देख रहे हैं? जी। हाँ, तो इस बात का भी असर हुआ है, जहाँ पर फ्रेश परचेसिंग जो है वो, जहाँ पे अगर निगलेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर डिमांड साइड जो है वो थोड़ी सी लोअर लेवल्स पे चली जाएगी और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है प्राइसेस जो है वो दिखा सकते हैं और ऑब्जॉर्व भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, और ज़्यादा चांसेस है कि रेंज वॉलेटिलिटी रहे। और इस रेंज वॉलेटिलिटी के अंदर दोनों तरीके के बाइंग और सेलेक्ट की अपॉर्चुनिटीज देखने मिल सकती जी। अब जतिन जी, देखिए क्या होता है कि कई बार जब बहुत चारों तरफ से निराशाएं आ जाती है या नेगेटिव कारण आ जाते हैं, तो ऐसे में कोई आशा की किरण भी होती है। तो है। क्या जी आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई जी जी। पॉजिटिव सिग्नल भी मिल रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, पॉजिटिव सिग्नल जो अगर मिलेंगे तो गोल्ड के लिए नेगेटिव कहा जाएगा। गोल्ड के लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ संकेत जो है वो नेगेटिविटी के साथ के दिखने मिलने चाहिए, जहां पर रशिया यूक्रेन की तरफ से कुछ और आ जाए अपडेट, या मिडिल ईस्ट का तनाव में कुछ बड़े बढ़ोतरी हो जाए, या कहीं ना कहीं यूएन की बातचीत में एक ब्रेकअप आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए।
तो तुरंत गोल्ड के अंदर जो है बाइंग इमर्ज हो जाएगी, डॉलर इंडेक्स जो है अपनी चाल थोड़ी सी उलट देगा। तो कोई भी सिनेरियो है, मतलब स्थिति ऐसी है कि अभी तक क्लैरिटी 100% तो नहीं है कि यूएस चाइना की ट्रेड डील एकदम स्मूथ तरीके से हो जाएगी, या ग्लोबल तनाव जो है वो स्मूथ तरीके से खत्म हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल जो है पॉजिटिविटी के साथ में देखा जा रहा है कि जहाँ पे ये सब चीजें होंगी, और गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा सा इसलिए नेगेटिव ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ वॉलेटिलिटी का जो रेंज है उसको ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन से, या जिस तरह से भी उसको देखना है वॉलेटिलिटी के साथ ही देखना चाहिए। जी। अब आपने सभी कारण बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। तो जतिन जी, ऐसे में अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो सबसे सेफ लेवल क्या माना जा सकता है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए? देखिए सेफ लेवल तो वैसे हायर हाई ट्रेंडिंग मार्केट में, वॉलेटिलिटी के मार्केट में बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं होगा, बट जो चार्ट्स में कह लीजिए या डेटाबेस कह लीजिए जहाँ पे एंट्री लेने का थोड़ा एक सेफ्टी नेट जहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं 1,15,000 से लेके 1,18,000 के बीच में है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1,15,000 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिंग फॉर्मेशन में बन जाए वहां पे, या कभी एक बड़ा सा नीजक रिएक्शन आ जाए यहाँ से 3-4% का, जो 1,15,000 तक लेके जाएगा। वहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो वहां पर सपोर्ट लेते हुए देखने मिल सकता है। सो लॉन्गर टर्म होराइजन से जो भी एक्यूमुलेशन करते हैं, या बड़ा थोड़ा सा लमसम अमाउंट जो डालने की गुंजाइश रखते हैं, तो उन्हें 1,15,000 पे ध्यान रखना चाहिए गोल्ड सोने के अंदर। चांदी की अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं 1,35,000 से 1,30,000 कंफर्ट जोन हो, वहां पर एक बड़ा रेंज है। तो उस लेवल्स के आसपास अगर मिल जाता है तो वहां पर एक लमसम अमाउंट भी ऐड किया जा सकता है चांदी के अंदर। वरना मंथली एसआईपी, क्वार्टरली एसआईपी, जो भी सिस्टम आप यूज करते हैं उसको तो कंटिन्यू रखना ही है। लेकिन एक लमसम अमाउंट अगर समझो किसी को और डालना है, ऐड करना है, तो 1,30 से 1,35 का लेवल कंफर्टेबल रहेगा चांदी के लिए। जी। जतिन जी, आपने जो लेवल बताया कि सिल्वर में 1,30,000 35,000 के आसपास लिया जा सकता है, लेकिन काफी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिल्वर के ट्रेड से अभी दूरी बनानी चाहिए। क्या आपको जी। ऐसा लगता है कि कोई सिल्वर में ऐसे कारण बन रहे हैं कि मतलब एक दूर रहना चाहिए मार्केट से, या बहुत लंबा इंतजार करना चाहिए? कमल जी देखिए, इसमें कैसा होता है कि पिछले 2-3 महीने की रैली जिसने देखी है और वो फ्रेश ट्रेडर है, और वो पिछले 2-3 महीने की रैली देखकर उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश अगर आप पहली बार या दूसरी बार, मतलब जस्ट 3-4 महीने में ही उसने शुरू किया है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए सिल्वर को, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि सिल्वर किस तरह से मूव करता है या किस तरह की रैली भी दिखा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल जिस हिसाब से सिल्वर ने मूवमेंट दिया है ना, उसके बाद बहुत सारे नए और फ्रेश ट्रेडर्स आ गए हैं जो सिल्वर के अंदर काम करते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत लोग सर्च भी करेंगे कि सिल्वर में क्या करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस वीडियो पे अगर लैंड हो जाते हैं, तो मैं उनसे यही दरखास्त करूंगा और यही रिक्वेस्ट और यही सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्रेश हैं इसके अंदर, आपके पास इसका पहले का एक्सपीरियंस नहीं है कि सिल्वर किस तरह से मूवमेंट देता है, तो फिलहाल उसको वेट एंड वॉच कीजिए, स्टडी कीजिए। और जो एक्सपीरियंस है और जिनको मालूम है कि सिल्वर क्या कर सकता है और स्टॉप लॉसेस कैसे खा सकता है, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस देना जरूर चाहूंगा, क्योंकि वो एग्रेसिव है और उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है ट्रेडिंग का। तो उनके लिए ये व्यू पॉइंट है कि मार्केट जो है वो बहुत अभी फिलहाल फ्लक्चुएट करेगा, वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। फंडामेंटल्स पिछले 1 महीने में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। हमने जो भी अपने लॉन्गर टर्म होराइजन से व्यू पॉइंट बनाए हैं, या मेरे जो भी कोवर्कर्स हैं, जो भी एनालिस्ट हैं, सब लोग ने अपने व्यू पॉइंट बनाए, वो लॉन्गर टर्म होराइजन से दिए हुए हैं। साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से व्यू पॉइंट दिया, जहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख वैसे टारगेट्स बन के आए। लेकिन ये ओवरनाइट टारगेट्स नहीं है। आपको ये सोच के ट्रेड नहीं लेना है कि मुझे 2 लाख का लेना है और मैं आज 1-2 दिन में ही उसका उल्लेख कर लूंगा। ट्रेडिंग जो है उसको ट्रेडिंग के हिसाब से देखना है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से माध्यम से देख रहे हैं सिल्वर को, तो आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब लेवल वाइज में जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए 1,30,000 35 बहुत कंफर्टेबल जोन है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी है। तो शॉर्ट करने का लेवल भी जो है फिलहाल दूर है। ये जो लेवल है 1,46,000 के आसपास, 1,47,000 के पास, ये भी शॉर्ट का लेवल नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल एक गिरावट के साथ ट्रेड किया हुआ है। 1,40,000 के पास सपोर्ट भी लिया है पिछले हफ्ते के अंदर। हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं ना कहीं 1,51,000 से 1,54,000 के पास है। तो अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर बाइंग करना है तो लॉन्गर टर्म होराइजन से बाइंग का लेवल 1,30,000 और 1,35,000 है। सेलिंग के लिए लेवल 1,50,000 के आसपास बनेगा।
जी जतिन जी, अब जैसे आपने गोल्ड में भी कही कि 1,15,000 जो है वहां पर खरीदना काफी कंफर्टेबल जोन में होगा। उस लेवल पे आके कोई खरीद करता तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता तो नहीं होगी वहां पर। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड का मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 1,15,000 से लेके 1,12,000 के बीच में सपोर्ट लेते हुए देखने मिलेगा। और प्रीवियसली जो उसने एक सपोर्ट था 1,08,000 का, वो मुझे नहीं लग रहा है कि तोड़ते हुए देखने मिलेगा। सो लमसम अमाउंट जिसको इन्वेस्ट करना है, और ये मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलूंगा, ट्रेडर्स के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1,15,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा लेवल होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो उसमें 5-10% अगर गिरावट भी आ जाती है तो वहां पे डरने की बात नहीं होती है। हायर साइड पे गेन्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखना होता है। और 1,32,33,000 से गिर के अगर हम 1,15,000 पे आ जाते हैं तो गोल्ड की क्षमता है कि 15-16% गिरता है वो, 20% से ज्यादा कभी ज्यादा गिरावट नहीं देता है वो। तो वहां पर कंफर्ट जोन है, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ्स के माध्यम से लॉन्गर टर्म होराइजन से इन्वेस्टर रहता हूँ। हमारे क्लाइंट्स को और ट्रेडर्स जो भी हैं उनको एडवाइस भी जाती है रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग की। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।